हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट फ्लाइट बुक से चौथा स्टोरी फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। ठीक है, इसके ऑथर भी है एन फ्रैंक। चलिए सबसे पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया मिले। ये स्टोरी है एन फ्रैंक के बारे में। एनालिसा मैरी फ्रैंक, एनालिसा मैरी को शॉर्ट में एन फ्रैंक भी कहते हैं। ठीक है, इनका निकनेम है ये। इनका जन्म हुआ था 12 जून 1929 को। ये बर्थ डेट याद कर लीजिए, 12 जून। फिर इनका डेथ हुआ फरवरी या फिर मार्च 1945 में। समझे? इनके बारे में पहला बात यह है कि ये जर्मन बॉर्न थी, जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। जीविश गर्ल थी, मतलब ये लोग जुडाइज्म रिलीजन को फॉलो करते थे। हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टरडैम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के बारे में कुछ बात जान लीजिए। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था 1939 से लेके 1945 तक। ठीक है, इस वर्ल्ड वॉर 2 में जो नाजीज थे, इन्होंने जर्मनी को ऑक्युपाई कर लिया था। ठीक है, ये नाजीज लोग जुडाइज्म के सख्त खिलाफ थे। इनको पकड़ पकड़ के पनिशमेंट दे रहे थे, प्रोसिक्यूट कर रहे थे। ठीक है, अब चूंकि ये लोग भी जीविश थे, जुडाइज्म रिलीजन को फॉलो करते थे, तो इनको नाजीज से खतरा था। ठीक है, इसलिए ये लोग जब जर्मनी को ये नाजीज लोगों ने ऑक्युपाई कर लिया, तो ये लोग जो जीविश लोग थे, ये लोग भी जीविश लोग थे, तो ये लोग जर्मनी छोड़ के कहाँ भाग गए? नीदरलैंड्स में चले गए। ठीक है, और नीदरलैंड्स का जो कैपिटल सिटी है जिसको बोलते हैं एम्स्टरडैम, वहाँ पे जाके ये लोग छिप गए। समझे? और इसी छिपे हुए समय के दौरान इन्होंने किसके साथ छिपी हुई थी ये? हाइडिंग विथ हर फैमिली। इनका फैमिली था पूरा, प्लस 4 फ्रेंड्स, इनका और 4 दोस्त था। ये सब लोग मिलकर एम्स्टरडैम में छिपे हुए थे। तो इसी छिपे हुए समय के दौरान इन्होंने एक डायरी लिखा। ठीक है, वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टरडैम आफ्टर द नाजीज गेंड पावर इन जर्मनी। वो यहाँ पे लिखा है कि जब जर्मनी में नाजीज लोग पावर में आ गए थे, तो इनको, चूंकि ये लोग जीविश लोग थे, तो इनको भागना पड़ा था एम्स्टरडैम, जो कि नीदरलैंड्स का कैपिटल है। ठीक है, चलिए, नीदरलैंड्स के आके द लगाते हैं, द नीदरलैंड्स हमेशा बोलते हैं, ये याद रखिएगा, आर्टिकल में आपको हेल्प करेगा। बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड। ये लोग भाग के नीदरलैंड्स तो गए एम्स्टरडैम में, लेकिन जो नाजीज थे वो यहाँ पर भी पहुँच गए, तो यहाँ पे भी इनको शांति नहीं मिला। तो ये जीविश पॉपुलेशन के खिलाफ परसिक्यूशन बढ़ता ही जा रहा था। इनको गिरफ्तार करके कारागार में डाला जा रहा था, पनिश किया जा रहा था। तो इनका जब ये नाजीज लोग एम्स्टरडैम में भी पहुँच गए, तो ये इनका पूरा परिवार, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942। इस महीने में ये लोग छिप गए। कहाँ पे जाके छिपे? एम्स्टरडैम में। तो ये लोग जो एन फ्रैंक के पिताजी थे, उनका नाम था ओटो फ्रैंक। इनका ऑफिस बिल्डिंग में कुछ सीक्रेट रूम्स थे, जिनको हिडन रूम्स कहा गया है। उस सीक्रेट रूम्स में जाके ये लोग सब छिप गए। ठीक है, 2 साल तक ऐसे ही छिप के रहे एम्स्टरडैम में, उनके पिताजी का ऑफिस बिल्डिंग के सीक्रेट रूम में 2 साल तक छिप के रहे। फाइनली इनका ग्रुप को बिट्रे यानी डिस्कवर कर लिया जाता है और इनको उठा के कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाता है, जहाँ पे एन फ्रैंक और इनकी सिस्टर, जिनका नाम था मार्गोट फ्रैंक, ये दोनों ही टाइफस बीमारी के कारण मर जाते हैं दोनों। समझे? इस पूरा ग्रुप में सिर्फ एक ही जन बचता है, और वो थे एन फ्रैंक के पिताजी ओटो फ्रैंक। उसके पिताजी ओनली सर्वाइवर थे इस ग्रुप के। बाद में जाके जब ये युद्ध खत्म हो जाता है, उसके पिताजी वापस एम्स्टरडैम जाते हैं, कंसंट्रेशन कैंप से निकल के वापस एम्स्टरडैम जाते हैं। तो वहाँ पे उनको अपने बेटी का डायरी मिलता है। वो देखते हैं कि ये डायरी एक काफ़ी यूनिक रिकॉर्ड है, और वो इस डायरी को पब्लिश करवा देते हैं, और इस डायरी का नाम दे दिया जाता है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ठीक है, वो डायरी को पब्लिश कराया जाता है। अब डायरी के बारे में कुछ बात जान लीजिए। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। जब 13 साल की थी, 13वां बर्थडे पे एन फ्रैंक को ये डायरी गिफ्ट में दिया गया था। इसी डायरी में वो अपना पूरा लिख रही थी, डायरी एंट्री कर रही थी। और इस डायरी एंट्री में किस पीरियड से किस पीरियड तक लिखा हुआ है, तो 12 जून 1942 से लेके 1 अगस्त 1944 इस तारीख तक पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, ओरिजिनली ये डच लैंग्वेज में लिखा गया था, फिर इसको कई सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, और ये डायरी वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स में आ गया। बहुत लोगों ने इसको पढ़ा। ठीक है, फिर ये डायरी का इंपॉर्टेंस यहाँ पे बताया हुआ है। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। जब नाजी कब्जा कर लिए थे यहाँ पे, तो उनके टाइम में लाइफ कैसा हुआ करता था, उस लाइफ पे काफ़ी क्लोज लुक डालता है ये डायरी। और उस समय इनका एज काफ़ी कम था, 13वां बर्थडे में इनको मिला था। एक मतलब बोल सकते हैं टीनेजर थी तब। तो टीनेजर कैसे वो समय को फेस किया, वो चीज़ हमें जानने को मिलता है जब हम उनके डायरी को पढ़ते हैं तब।
तो उसी डायरी में से एक छोटा सा पार्ट निकाल के आज का हमें ये चैप्टर दिया गया है पढ़ने को, ठीक है। ये आप देख सकते हैं एन फ्रैंक का यहाँ पे पिक्चर है। एन फ्रैंक खुद के बारे में बोलती है कि दिस इज़ अ फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम। बोलता है कि मैं हमेशा ऐसे ही दिखना चाहती हूँ, यही रूप चाहिए। देन आई वुड मे बी हैव अ चांस टू कम टू हॉलीवुड। तो चूँकि ये एक टीनेजर थी तो इनका भी फैसिनेशन है, ठीक है, इनका भी फैसिनेशन था कि इनको हॉलीवुड में काम करना है और वो सोचती थी कि हॉलीवुड में काम करने के लिए उनको ऐसा ही चेहरा चाहिए। चलिए, यही बात यहाँ पे बताया गया है। तो जितना अंडरलाइन किए वो सब याद रखिए, चैप्टर को समझने में हेल्प मिलेगा। पहला बात आप ये याद रखिए, इनका डेट ऑफ बर्थ 12 जून 1929, ठीक है। फिर उसके बाद एम्स्टर्डम में छिपे हुए थे, ये भी समझ गए, एम्स्टर्डम नीदरलैंड्स का कैपिटल है। इसके बाद 13th बर्थडे में उनको ये डायरी मिला था और इस पीरियड से इस पीरियड तक डायरी में लिखा हुआ है। इतना ही बात हमारे काम का है। आगे यहाँ पे 4 वर्ड है, ये भी जान लीजिए, आपका वोकैबुलरी में ये हेल्प करेगा। जर्नल, जर्नल का मीनिंग क्या होता है? तो जर्नल का मतलब एक ऐसा बुक जिसमें सेपरेट पेज रहे फॉर ईच डे, हर एक दिन के लिए एक एक पेज रहता है, इन विच यू राइट डाउन योर थॉट्स एंड फीलिंग्स और व्हाट हैज़ हैपेंड ऑन दैट डे। आप अपना पूरा सोच, फीलिंग्स ये सब लिखते हैं उसमें, उस दिन में क्या क्या हुआ वो सारा बात इसमें लिखते हैं, इसको जर्नल कहते हैं। फिर डायरी, जर्नल और डायरी में थोड़ा सा अंतर है। डायरी में लिखा है कि अ रिटन रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स विद टाइम्स एंड डेट्स, यूजुअली ऑफिशियल होता है, ये समझ गए। लॉग को समझना काफ़ी ईजी है। ये फुल रिकॉर्ड ऑफ अ जर्नी, अ पीरियड ऑफ टाइम और एन इवेंट, उसका फुल रिकॉर्ड होता है रिटन एवरी डे। इतना बजे ये किए, इतना बजे वो किए, इतना बजे इधर गए, ऐसे करके, ठीक है। और मेमोयर को समझना भी ईजी है। अ रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सनस ओन लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस, यूजुअली अ फेमस पर्सन का एक जीवनी होता है ये मेमोयर, ठीक है। चलिए, ये चारों वर्ड समझ गए तो थोड़ा यहाँ पे आजमा लीजिए अपना नॉलेज को, बताइए ये चारों में से कौन सा है। ये लिखा है कि आई वोक अप वेरी लेट टुडे एंड प्रॉम्प्टली गॉट अ स्कोल्डिंग फ्रॉम मॉम। आई कांट हेल्प इट, हाउ कैन आई मिस द फीफा वर्ल्ड कप मैचेस। तो यहाँ पे डेली रिकॉर्ड दिया हुआ है, तो ये बोल सकते हैं ये है एक डायरी राइटिंग, ठीक है, ये डायरी राइटिंग का पार्ट है। दूसरा देखिए, इतना बजे ये किए, इतना बजे ये, इतना बजे ये, तो एक लॉग जैसा लग रहा है ये, तो ये हो जाएगा लॉग, ठीक है। तीसरा बताइए, द राइड टू ऊटी वॉज अनइवेंटफुल, वी रेस्टेड फॉर अ वाइल एवरी 50 किलोमीटर और सो एंड यूज द टाइम टू कैप्चर द मैग्निफिसेंट लैंडस्केप विथ माई हैंडी कैम। फ्रॉम ऊटी वी वेंट ऑन टू बैंगलोर, व्हाट अ कॉन्ट्रास्ट, द नॉइज एंड पॉल्यूशन ऑफ दिस वंस ब्यूटीफुल सिटी रियली ब्रोक माई हार्ट। यहाँ पे उन्होंने अपना फीलिंग, थॉट ये सब एक्सप्रेस किया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक जर्नल, समझे। और जो चौथा है, दिस इज हाउ राज कपूर फाउंड मी, RK स्टूडियोज, बड़ा बड़ा नाम दिख रहा है, फेमस नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेमोयर हो जाएगा। यूजुअली अ फेमस पर्सन के लिए लिखा जाता है, ठीक है। चलिए, यहाँ से स्टार्ट होता है ये स्टोरी, पढ़ते हैं और समझते हैं। लिखा हुआ है, राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। एन फ्रैंक बोलते हैं कि डायरी में लिखना एक काफ़ी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है उनके लिए। अब इसी के ऊपर क्वेश्चन बनता है कि डायरी में लिखना उनके लिए क्यों अजीब था। पहला रीज़न वो देती है, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नीदर आई नॉर एनीवन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year-old स्कूल गर्ल। पहला रीज़न वो देती है कि सिर्फ इसलिए नहीं मेरे लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं पहली बार लिख रही हूँ। ये पहला रीज़न हो गया कि वो पहली बार कुछ लिखने जा रही थी, ठीक है, मतलब खुद के बारे में पहली बार लिख रही थी वो, इसलिए उनके लिए वो स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। और साथ ही साथ वो ये भी सोचती थी कि लेटर ऑन, आगे चल के, ना तो मैं और ना ही कोई और ये इसमें इंटरेस्ट होगा कि वो एक 13 साल की बच्ची जो है, स्कूल जाने वाली लड़की, 13 साल की लड़की, वो क्या म्यूजिंग मतलब सोचना, वो क्या सोचती है, क्या उसके थॉट्स है, ये सब पढ़ने में आगे चल के किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा, वो ऐसा सोच रही है, ठीक है। तो इसलिए वो बोलती है डायरी राइटिंग उनके लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। पहला, बिकॉज सी हैज़ नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, और दूसरा रीज़न क्या हो जाएगा कि वो सोचती थी कि आगे चल के एक 13 साल की बच्ची क्या सोचती है ये पढ़ने में किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ये दो रीज़न से वो बोलती है कि डायरी राइटिंग एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था उनके लिए, समझ गए। Oh well, it doesn't matter. I feel like writing and I have an even greater need to get all kind of things off my chest. बोलता है कि खैर कोई बात नहीं, भले ही मैं पहली बार लिख रही हूँ, भले ही आगे चल के किसी को इंटरेस्ट ना हो ये पढ़ने में, लेकिन मुझे लिखने का मन कर रहा है। और इससे भी बढ़ के बात ये है कि आई नीड टू गेट ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। जब आप लिखते हैं तो हमारा मन हल्का होता है, दिल हल्का हो जाता है, हम ये बोलते हैं, ठीक है।
इसलिए वो लिखना चाह रही है। तो ये पैसेज से हमें इनके बारे में कुछ जानने को मिल रहा है। ये काफ़ी सेल्फ अवेयर है खुद के बारे में, समझे, और साथ ही साथ ह्यूमिलिटी भी शो करती है। ऐसा वो खुद बोल रही है कि आगे चल के हम जो लिखेंगे, हम क्या सोचते हैं, आगे चल के किसी को इसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। तो ये उनका ह्यूमिलिटी शो कर रहा है, खुद पे प्राउड फील नहीं है उनका उतना, ठीक है। फिर और ये जो वो चाह रही है लिखना इसलिए क्योंकि उनको थोड़ा अपना मन हल्का करना है। तो ये शो करता है कंपेलिंग नीड है, उनको लिखने का ज़रूरत है। इससे फ़ायदा क्या क्या मिलेगा उनको, इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गेटिंग थिंग्स ऑफ चेस्ट, इसका मतलब है मन हल्का करना। इससे क्या क्या फ़ायदा होता है, थेरेपी होता है, इससे एक टाइप का इलाज भी है ये लिखना। तो इससे क्या क्या फ़ायदा होता है, तो पहला देखिए इमोशनल रिलीज, ठीक है, ये फ़ायदा मिलता है, हमारा मन हल्का होता है, इमोशनली हम अच्छे बनते हैं। फिर क्लैरिटी एंड पर्सपेक्टिव, ये भी मिलता है। जब हम कोई भी प्रॉब्लम हमें मिले उसको अगर हम लिखते हैं तो हमारा आधा प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाता है। तो इससे प्रॉब्लम को अच्छे से समझ में आता है कि एग्जैक्टली लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रहा है। क्लैरिटी मिलता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर होता है कोई भी चीज़ हम लिखते हैं। तो ये सब इतना फ़ायदा है, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन बनता है, आगे चल के बताएंगे कहाँ से प्रिपेयर करना है। अभी आप जो हम बता रहे हैं, जो हम यहाँ पे लिख रखे हैं, उसको अच्छे से समझते चलिए। फिर दूसरा पैराग्राफ में बोला गया है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। एन फ्रैंक बोलती है कि पेपर पीपल के मुकाबले ज़्यादा पेशेंट होता है, ज़्यादा ध्यान से आपका बात सुनता है। वो ऐसा इसलिए बोल रही है क्योंकि जब आप किसी इंसान को अपना प्रॉब्लम, अपना मन का बात बोलने जाएंगे तो वो काफ़ी इम्पेशेंट हो जाएगा, किसी को दूसरे का प्रॉब्लम सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, वो बोर हो जाएगा, वो आपको जज करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब आप अपना बात किसी पेपर पर लिखते हैं, मतलब आप अपना बात उसको बोल रहे हैं, तो वो काफ़ी पेशेंस के साथ आपका बात को सुनता है, वो बोर नहीं होता है और ना ही आपको जज करता है। तो ये सब एडवांटेज है लिखने का, इसलिए वो ऐसा बात बोलती है, ठीक है। I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. तो एनी फ्रैंक ये लाइन के बारे में तब सोचती है, उन दिन में सोचती है जब वो काफ़ी डिप्रेस्ड फील कर रही थी, लिटिल डिप्रेस्ड फील कर रही थी। सिटिंग एट होम, घर में बैठी हुई थी, विथ माई चिन, अपने मतलब हाथ पे गाल रख के बैठी हुई थी, काफ़ी बोर फील कर रही थी वो उस दिन। और लिस्टलेस का मीनिंग यहाँ पे दिया है विथ नो एनर्जी और इंटरेस्ट, काफ़ी एनर्जी लेस वो फील कर रही थी, टायर्ड फील कर रही थी। तब वो ये बात सोचती है और वो सोच रही होती है उस समय में कि घर में रहे कि बाहर खेलने के लिए जाए। जब वो ऐसा सोच रही थी उस दिन, तब उनके मन में ये ख्याल आया था। ये लिस्टलेस याद कर लीजिए, लिस्टलेस का बारे में क्वेश्चन आ चुका है। अगर लिस्टलेस को इमोजी के रूप में अगर डिस्क्राइब करना चाहे तो कौन सा इमोजी यूज़ करेंगे, तो ऐसा इमोजी यूज़ करेंगे, इसको आप याद रखिए, ठीक है। चलिए, इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका था पहले, इसलिए आपको बता दिए। I finally stayed where I was, brooding, yes, paper does have more patience. And since I am not planning to let anyone else read this stiff-backed notebook, grandly referred to as a diary, unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. काफ़ी लंबा लाइन है, वो बोल रही है कि उस दिन मैं फाइनली डिसाइड की कि मैं जहाँ हूँ वहीं रहूँगी। ये सोचते हुए, ब्रूडिंग मतलब थिंक करना, ये सोचते हुए कि हाँ, पेपर का ये बात तो है कि पेपर के पास ज़्यादा पेशेंस है कंपेयर टू पीपल। और उन्होंने ये भी सोचा कि सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस डायरी, वो सोचे कि मैं तो ये डायरी किसी को पढ़ने के लिए देने वाली नहीं हूँ, ठीक है। ये डायरी जो काफ़ी स्टिफ बैक्ड है, काफ़ी मोटा कवर वाला ये डायरी है, अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, बोलते हैं कि तब तक मैं ये डायरी किसी को पढ़ने के लिए नहीं दूंगी जब तक कि मुझे कोई रियल फ्रेंड ना मिल जाए। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि उनके लाइफ में फ्रेंड का कमी है, ठीक है। जब उनको एक रियल फ्रेंड मिलेगा तो उसके साथ वो अपनी डायरी शेयर करेगी। तो बोलते इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, बोलता है कि चूँकि मैं ये डायरी किसी के साथ शेयर नहीं करूँगी तो ज़्यादा डिफरेंस होगा नहीं, जो मन करता है इसमें लिखते हैं, ऐसा वो सोचती है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। तो अब बोलती है कि डायरी लिखने का क्या रीज़न है, वो उस रीज़न पे आती है। वो रीज़न ये है कि आई डोंट हैव अ फ्रेंड, ये मेन रीज़न है वो डायरी लिखने का, कि उनके पास कोई दोस्त नहीं है, ठीक है। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, वो और क्लियरली समझाती है कि सिंस नो वन विल एवर बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, लेकिन उन्होंने जो ये बात कहा कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, ये बात विश्वास नहीं होता है जल्दी, क्योंकि एक 13 साल की लड़की आज के इस टाइम में, उस टाइम में मतलब इस वर्ल्ड में पूरी अकेली है, तो इस बात को कोई बिलीव नहीं करेगा। वो इसी बात पे एक्सप्लेन करती है कि कैसे मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। एंड आई एम नॉट, बोलते कि हाँ, मैं इस वर्ल्ड में अकेली तो हूँ नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स, पेरेंट है, मम्मी पापा है, एक 16 साल की सिस्टर भी है, ठीक है।
एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और 30 ऐसे लोग हैं जो मेरे फ्रेंड है, लेकिन वही रियल फ्रेंड नहीं है, समझ रहे, नाम के फ्रेंड है। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, ये सब है मेरे पास। नो, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऊपर ऊपर से देखा जाए तो मेरे पास सब है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, एक ट्रू यानी रियल फ्रेंड नहीं है मेरे पास जिससे हम अपना सारा बात शेयर कर सके, इसलिए वो डायरी लिखना स्टार्ट करती है। ठीक है, ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, मैं जब भी अपने दोस्तों के साथ होती हूँ, वही जो 30 फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ था, 30 पीपल, मेरे 30 दोस्त तो है, लेकिन जब भी मैं इनके साथ होती हूँ तो मेरे पास सिर्फ यही दिमाग में आता है कि मैं इसके साथ थोड़ा मस्ती करूँ। आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरी डे थिंग्स, मैं इनके साथ कुछ डीप बात नहीं कर सकती हूँ, बस ऑर्डिनरी एवरी डे बात, रोज छोटा मोटा बात इनसे कर पाती हूँ और मस्ती कर पाती हूँ। मुझे ऐसा दोस्त चाहिए जिसके साथ मैं अपना पर्सनल फीलिंग्स शेयर कर पाऊँ। ठीक है, वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, हम लोग ज़्यादा क्लोज नहीं हो पाते हम दोस्त। ठीक है, एंड दैट्स द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम है, एक ट्रू फ्रेंड नहीं है मेरे पास। मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, बोलते कि वो हो सकता है मेरा गलती है कि हम कन्फाइड नहीं कर पाते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ये टर्म है, इसका मीनिंग अच्छे से याद कर लीजिए। कन्फाइड का मतलब होता है टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट वन ट्रस्ट। मेरे पास एक ऐसा दोस्त नहीं है जिससे मैं अपना पर्सनल चीज़ प्राइवेसी के साथ डिस्कस कर पाऊँ। ठीक है, कन्फाइड नहीं कर पा रही हूँ, और इसमें मेरा ही गलती हो सकता है। इन एनी केस, बोलता है खैर जो भी केस हो सकता है मेरे दोस्त अच्छे ना हो या फिर मेरा ही गलती हो। दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर, चीज़ें ऐसे ही है मेरी लाइफ में, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लायबल टू चेंज, और दुर्भाग्य की बात यह है कि ये चेंज भी नहीं हो रही है, मेरा कोई अच्छा दोस्त भी नहीं बन रहा है। दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, इसलिए मैंने डायरी लिखना शुरू किया। ठीक है, टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन अ डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू। बोलते हैं कि मैंने इस डायरी को फ्रेंड इमेजिन कर लिया है। ठीक है, वो फ्रेंड जिसका काफ़ी लंबे समय से मुझे इंतजार था, मैंने इस डायरी को अपना फ्रेंड मान लिया है। ठीक है, बोलते हैं कि वो चूंकि ये डायरी मेरा फ्रेंड है, तो मैं डायरी वो ट्रेडिशनल तरीके से नहीं लिखूंगी जिसमें लोग पॉइंट बाई पॉइंट लिखते हैं कि मेरे साथ ये सब हुआ, ऐसे मैं नहीं लिखूंगी ये डायरी जैसे बाकी लोग लिखा करते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं डायरी को एज अ फ्रेंड ट्रीट करूंगी, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और वो अपने डायरी का नाम रखती है किटी, जिसको वो अपना फ्रेंड मानती है। मतलब वो डायरी को अपना फ्रेंड मान ली, और फ्रेंड का तो कोई नाम होना चाहिए, डायरी बोलेंगे तो ठीक नहीं लगेगा, तो वो अपने डायरी को किटी बुलाने लगती है। ठीक है, तो देखिए, तो यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि वो डायरी जो था किटी, जिसका नाम था किटी डायरी का, वो डायरी मतलब कैसे हेल्प किया एन फ्रैंक को। तो देखिए, इसका बहुत सारा एडवांटेज है। वही पहले तो अलाउड हर टू एक्सप्रेस थॉट्स विदाउट फियर ऑफ रिजेक्शन। ठीक है, कोई उसको जज नहीं कर रहा है, तो काफ़ी इजीली वो अपने थॉट्स को डायरी में एक्सप्रेस कर पाएंगी, डायरी के साथ शेयर कर पाएंगी। दूसरा, ये एक थेरेपी है फॉर लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, अकेलापन फील कर रही थी तो डायरी के साथ बात कर लेती थी, वो उसमें लिख देती थी जो अपने मन में है। इमोशनल रिलीज में हेल्प करता है, ये मन हल्का फील होता है। फिर सेंस ऑफ प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ये मिलता है, समझे कि ये डायरी किसी से बात तो नहीं शेयर करेगा, किसी और को तो नहीं बोलेगा, तो प्राइवेसी भी है सिक्योरिटी पे। तो ये सब एडवांटेजेस था जो कि किटी एज अ फ्रेंड मतलब डायरी के रूप में उसे हेल्प किया था। ठीक है, चलिए, तो ये सब पॉइंट्स याद रखेंगे आप। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं कि व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। तो बताइए ये स्ट्रेंज क्यों था? क्योंकि लैक ऑफ प्रायर एक्सपीरियंस और डाउटिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ आवर थॉट्स, कि आगे चल के कोई पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, इसलिए उनके लिए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। वाई डज एन वॉन्ट टू कीप अ डायरी? तो वही बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फ्रेंड। नीड फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, डायरी का एडवांटेज गिना दीजिए यहाँ पे। डिजायर फॉर कनेक्शन, प्रोसेस हर इमोशन, ठीक है, इमोशनल रिलीज। नंबर 3, वाई डिड एन थिंक शी कुड कन्फाइड मोर इन हर डायरी देन इन पीपल। वो क्यों सोचती है कि डायरी के साथ ज़्यादा अच्छे तरीके से वो अपने पर्सनल बात को शेयर कर सकती है? तो वही डायरी नॉन जजमेंटल है, अनलिमिटेड पेशेंस है इसके पास, और उनके पास अपना कोई ट्रू फ्रेंड नहीं है, इसलिए वो सोचती है डायरी के साथ अच्छा वो कन्फाइड कर पाएगी। समझे? चलिए, अब ऐसा नहीं कि आपको यही याद करके इसी तरीके से लिखना है, आप जैसा समझे हैं अपना लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ठीक है, आगे मूव करते हैं स्टोरी में। Since no one would understand a word of my stories to Kitty, if I were to plunge right in, I would better provide a brief sketch of my life, much as I dislike doing so. बोलते कि अगर मैं सीधा आज के डेट से डायरी लिखना स्टार्ट करूँगी तो कोई एक शब्द भी नहीं समझेगा, अगर मैं डायरेक्टली लिखना स्टार्ट कर दूँ तो। इसलिए अच्छा ये होगा कि मैं अपने लाइफ का
एक ब्रीफ स्केच लिखती हूँ पहले, अपने बारे में थोड़ा बताती हूँ। भले ही मुझे ये बताने में कोई मतलब पसंद नहीं है ये बताना, लेकिन फिर भी मैं बताती हूँ ताकि आप मेरे बारे में अच्छा समझ पाए। तो एन फ्रैंक अपने बारे में बताना शुरू करती है। सबसे पहले वो बोलती है अपने पिता के बारे में, माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर। इससे पता चलता है कि वो अपने पिताजी से काफ़ी प्यार करती थी। आई हैव एवर सीन, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36 एंड सी वॉज 25। बोले कि मेरे पिताजी ने मेरे मम्मी से 36 ईयर की एज में शादी किया था और तब मेरी मम्मी 25 ईयर्स की थी। ठीक है। मेरी बहन मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926। तो इनकी बहन का भी जन्म जर्मनी में हुआ था, फ्रैंकफर्ट सिटी में, और 1926 में जन्म हुआ था। और इनका एन फ्रैंक का जन्म हुआ था 12 जून 1929, जो कि हम पहले इंट्रोडक्शन में याद कर लिए हैं। ठीक है। फिर आगे देखिए, आई लिव इन फ्रैंकफर्ट, मतलब जर्मनी में वे लोग तब तक रहे जब तक कि एन फ्रैंक 4 साल की ना हो गई। उसके बाद माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। इनके पिताजी हॉलैंड चले जाते हैं। हॉलैंड कहाँ है? हॉलैंड एक रीजन है इन द नीदरलैंड, हमें पता है, और हॉलैंड में ही आता है एम्स्टर्डम, और एम्स्टर्डम कैपिटल है नीदरलैंड्स का। नीदरलैंड तो पूरा कंट्री हो गया, द नीदरलैंड हमेशा लिखते हैं। ठीक है। नीदरलैंड्स तो पूरा एक कंट्री हो गया। इस कंट्री में हॉलैंड नाम का एक रीजन है और इसी रीजन में एक सिटी है एम्स्टर्डम, समझे। और इनके पिताजी का यहाँ पे ऑफिस बिल्डिंग था, याद है, जिसमें एक सीक्रेट रूम था जिसमें लोग सब छिपे हुए थे। तो पिताजी 1933 में हॉलैंड जाते हैं। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर। उनकी मम्मी सितंबर में उनके साथ वहीं पे चली जाती है हॉलैंड में। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आकेन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर। और मैं और मेरी बहन अपनी दादी माँ के साथ रहने चली गई एकेन में। ठीक है। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर। तो मार्गोट भी दिसंबर के महीने में हॉलैंड चली गई, और फिर मैं भी फरवरी के महीने में मुझे भी हॉलैंड ले जाया गया। वही मेरे को बोला गया कि आई वाज प्लंग डाउन ऑन द टेबल, मुझे टेबल पर ले जाके मानो पटक दिया गया हो, एज अ बर्थडे गिफ्ट फॉर माई सिस्टर। फरवरी में इनका सिस्टर का, मार्गोट का बर्थडे होगा, तो एन फ्रैंक को एज अ गिफ्ट उनके लिए प्रेजेंट कर दिया गया, मार्गोट के लिए, समझे। उसलिए वहाँ पे लिखा गया मानो मुझे टेबल पे पटक दिया हो एज अ गिफ्ट फॉर माई सिस्टर, समझे। तो यहाँ पे इस लाइन से इमोशन दिख रहा है एन फ्रैंक का। वो कैसा इमोशन है? तो ट्रीटेड लाइक एन ऑब्जेक्ट, उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया गया हो, मानो इस तरीके से प्लंग डाउन, पटक दिया गया हो, मतलब एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया जा रहा है रादर देन अ पर्सन। ठीक है। फिर आगे देखिए, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मोंटेसरी नर्सरी स्कूल। इन्होंने यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। आई स्टेड देयर अंटिल आई वॉज 6 एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म। नर्सरी स्कूल में 6 साल तक वो पढ़ी, 6 साल की उम्र तक। उसके बाद वो पहले क्लास में चली गई। फिर 6th क्लास में उनकी टीचर थी मिसिस क्यूपरस, द हेड मिस्ट्रेस, ये उनकी टीचर थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। तो ईयर के एंड में वो काफ़ी इमोशनली रिलेट कर गई थी अपने टीचर के साथ, मिसिस क्यूपेरस के साथ। तो जब ये स्कूल छोड़ रही थी, फेयरवेल हो रहा था, तो काफ़ी वो इमोशनल फील की थी, दोनों के आंखों में आंसू थे। तो इससे ये बात समझ में आता है कि उनका जो रिलेशन था काफ़ी क्लोज था और पॉजिटिव था अपने टीचर के साथ, समझे। ये एक पॉइंट मिला हमें। फिर आगे देखिए, ये नाम भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये याद रखना है आपको, मिसेस क्यूपेरस का। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल। इनकी दादी माँ बीमार हो जाती है और उनका एक ऑपरेशन भी होता है। सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन। तो इनका बर्थडे ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं होता है। बता सकते हैं कब है इनका बर्थडे? तो 12 जून, याद किया था हमने, 12 जून। ठीक है। फिर दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1940, अच्छा एक यहाँ छोड़िए, ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942। तो 1 साल बाद, ऑपरेशन होने के अगले साल ही 1942 में ग्रैंड माँ मर जाती है। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। किसी को पता नहीं है कि मैं अपने दादी को कितना याद करती हूँ, उनसे कितना प्यार करती थी मैं। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। तो 1941 में उतना अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट नहीं हुआ था, तो 1942 में इतना धूमधाम से बर्थडे सेलिब्रेट हुआ ताकि 1941 का कमी महसूस ना हो। ठीक है। वो यहाँ पे लिखा है वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर एंड ग्रैंड मास कैंडल वॉज लीट अलॉन्ग विद द डेस्ट। और बाकी कैंडल्स के साथ साथ एक कैंडल ग्रैंड माँ के लिए भी जलाया गया था यहाँ पे, समझे। द 4 ऑफ अस आर स्टिल डूइंग एन वेल। अब 4 लोग, मम्मी पापा और उनकी बहन और खुद एन फ्रैंक, ये चारों लोग काफ़ी अच्छे से भी रह रहे हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942। और आज ये डेट है
20 जून 1942, ठीक है, जब से वो डायरी लिखना स्टार्ट करेंगी। एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, यही डेट है जब से वो डायरी लिखना स्टार्ट करती है, समझे। तो डायरी लिखने के डेट तक वो अपना पूरा लाइफ हिस्ट्री एक ब्रीफ तरीके से बता देती है, समझे। फिर आगे देखिए, यहाँ से उनका डायरी राइटिंग स्टार्ट होता है। 28 जून 1942 है, सैटरडे लिखा हुआ है, और डियरेस्ट किटी वो ऐसे लिखती है। अब डायरी से वो क्या शेयर करती है देखिए। आवर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, ये एक इडियम है। क्वेकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब होता है शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस। सब अपने डर के मारे काँप रहे थे, ठीक है, पूरा क्लास। रीज़न क्या था काँपने का, इतना डर का? द रीज़न इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन विच टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म यानी नेक्स्ट क्लास एंड हु विल बी केप्ट बैक। होने वाला था एक मीटिंग। इस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाने वाला था टीचर्स से। टीचर्स लोग ये डिसाइड करते कि कौन इसी क्लास में रहेगा और कौन प्रमोट होकर अगले क्लास में जाएगा। इसलिए पूरे क्लास के जो जितने भी बच्चे थे सब काफ़ी डर में थे, काफ़ी नर्वस फील कर रहे थे। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधा क्लास तो बेट लगा रहा है कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, ठीक है। जी एंड आई, जी एंड इनकी एक फ्रेंड का नाम है, ठीक है। लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, सी एंड जैक्स। ये दोनों जो बेंच पे बैठे हुए थे, उस बेंच के पीछे वाले बेंच में ये दो लड़के बैठे हुए थे, सी एन और जैक्स। ये दोनों कुछ ऐसा बात कर रहे थे जो सुन के जी एन और एन फ्रैंक दोनों काफ़ी हंस रहे थे, ठीक है। हु हैव, बात क्या कर रहे थे वो बताया जा रहा है कि हु हैव स्टेक्ड देयर इंटायर हॉलीडे सेविंग्स ऑन देयर बेट, उन्होंने अपना पूरा हॉलीडे सेविंग दाव में लगा दिया कि कौन पास होगा कौन फेल होगा, ये इस पर बाजी लगाने में, ठीक है। तो यही सुन के एन फ्रैंक और उनकी दोस्त जी एन काफ़ी हंस रही थी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक ये लोग एक ही बात कर रहे थे, यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट, बस यही चल रहा था पूरे क्लास में। इवन जीज प्लीडिंग ग्लांसेस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, जो जी एन उनकी फ्रेंड थी वो लोग मनो रिक्वेस्ट कर रहे कि अरे बस करो, चुप हो जाओ। और एन फ्रैंक काफ़ी गुस्से होकर चिल्ला भी देती थी कि तुम लोग चुप करो, लेकिन तब भी वो लोग चुप नहीं हो रहे थे, लोगों का बेटिंग लगातार चालू था। इफ़ यू आस्क मी, एन फ्रैंक बोलती अगर आप मुझसे पूछो मेरा क्या ओपिनियन है इस क्लास को लेके, देर आर सो मेनी डमीज, वो बोलते कि इस क्लास में इतने सारे डमी है, इतने सारे बेवकूफ़ बच्चे हैं कि डेट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। एन फ्रैंक के हिसाब से तो क्लास का क्वार्टर यानी 1/4 बच्चे को इसी क्लास पर रहने देना चाहिए, उन लोग को फेल कर देना चाहिए। लेकिन टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ, बोलते कि टीचर्स काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल है। टीचर्स कभी बोलते कुछ और है फिर कभी कुछ और कर देते हैं, कभी हंसते रहते हैं फिर हंसते हंसते धुलाई भी लगा देते हैं, तो कोई टीचर का मूड बदलते रहता है, ठीक है। इसलिए वो बोलती है कि टीचर्स काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर है। तो इसके ऊपर एक बार क्वेश्चन आया था, पूछा गया था कि क्या ये बात सही है, एन फ्रैंक का ये बोलना सही है क्या? तो हो सकता है ये किसी स्पेसिफिक टीचर पे लागू हो, वो सही भी हो सकता है उस टीचर के लिए, लेकिन इसको जनरलाइज करना कि सारे टीचर ऐसे ही होते हैं, सारे टीचर अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, ये बोलना सही नहीं होगा, ठीक है। चलिए, आजकल ऐसा ही क्वेश्चन आता है, एक लाइन बोलेंगे और आपसे पूछेंगे आपका ओपिनियन क्या है, क्या आपको सही लग रहा है गलत लग रहा है। आपको अगर सही लगता है तो सही भी लिख सकते हैं, बस आपको उसको जस्टिफाई कर देना है, इसमें कुछ सही गलत आंसर नहीं है, ठीक है, बस आपका ओपिनियन पूछा जा रहा है। इस तरीके का क्वेश्चन आता है आजकल। फिर आगे देखिए, आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, लेकिन मुझे अपने दोस्तों को लेके और मुझे खुद पे उतना टेंशन नहीं है कि पास होंगे कि नहीं। वी विल मेक इट, हम लोग पास हो जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस है। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है जिसमें मुझे डाउट है, वो है मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, खैर कुछ कर नहीं सकते, हमें सिर्फ एक ही काम करना है जो कि है वेट। क्यों? क्योंकि ऐसा चीज़ जिस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, उसके बारे में टेंशन लेकर फ़ायदा नहीं है, ठीक है, इसलिए वेट करना बेस्ट है। Until then we keep telling each other not to lose heart, तब तक सिर्फ एक ही चीज़ कर सकते हैं कि हिम्मत रखो, यही बात सबको बोलना चाहिए। I get along pretty well with all my teachers, बोला कि मेरे सभी टीचर के साथ अच्छा रिलेशन है। There are 9 of them, मेरे 9 टीचर्स हैं, 7 मेन हैं और 2 वुमेन हैं। Mr. Casing, the old foggy who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much। अब उनका एक स्पेशल टीचर का नाम बोला गया है, उनको एक ही सब्जेक्ट से डर था, वो है मैथ्स, और ये मैथ्स पढ़ाते थे मिस्टर केसिंग, ठीक है। इनको वो बोलती है ओल्ड फॉगी। ओल्ड फॉगी मतलब ओल्ड फैशन पर्सन, एक पुराने ज़माने का आदमी, ठीक है, जो कि मैथ पढ़ाते थे। तो ये मिस्टर केसिंग एंड फ्रेंड से काफ़ी गुस्सा रहते थे। एनॉयड विथ मी फॉर एजेस, मतलब कि जन्मों से वो मेरे साथ गुस्सा है। क्यों गुस्सा होने का रीज़न क्या है? क्योंकि मैं क्लास में बहुत बात करती थी, मैं काफ़ी टॉकेटिव थी।
I talked so much. After several warnings, he assigned me extra homework. तो उन्होंने मुझे कई वार्निंग्स दिए, लेकिन मैं अनसुनी कर दी, मैं लगातार क्लास में बात करती थी, इसलिए उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया. वो होमवर्क ये था, एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स. मतलब कि एक चैटर बॉक्स टॉपिक दे दिया, बोला इसके ऊपर तुम ऐसे लिखो. अब ये देखिए ये कैसा पनिशमेंट है. अ चैटर बॉक्स मतलब ऐसा इंसान जो बक करता रहे. तो मिस्टर केसिंग का ये पनिशमेंट देने का जो आइडिया है, बोल सकते हैं काफ़ी इनोवेटिव आइडिया है, काफ़ी क्रिएटिव आइडिया है, इनोवेटिव पनिशमेंट है. इससे एडवांटेज ये हुआ कि इनको पनिशमेंट भी मिल जाएगा, और साथ ही साथ जब ये एन फ्रैंक इस टॉपिक के बारे में लिखेंगी तो हो सकता है मेक हर रिफ्लेक्ट ऑन हर एक्शन. वो अपने बिहेवियर के बारे में खुद सोचेगी कि वो जो क्लास में बात करती है वो गलत है. ठीक है. एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि टीचर का गुस्सा होना क्या सही था एन फ्रैंक के साथ. एज अ टीचर वो क्या सही थे, तो बोल सकते हैं सही थे. क्यों? क्योंकि जब आप क्लास में बात करते हैं तो आप दो चीज़ डिस्टर्ब कर रहे हैं. एक तो आप लर्निंग इन्वायरमेंट बिगाड़ रहे हैं, हो सकता है आपको बहुत आता हो, लेकिन बाकी बच्चों के लिए आप एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर दे रहे हैं. ठीक है, वो लोग नहीं समझ पाएंगे ठीक से. और इसके साथ साथ डिसरेस्पेक्ट फॉर ऑथोरिटी. आप अगर क्लास में बात कर रहे हैं तो आप इन अ वे आप डिसरेस्पेक्ट शो कर रहे हैं टीचर के लिए. ठीक है, कि आपको उनके बात में कोई दिलचस्पी नहीं है. आप टीचर भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हैं, मतलब एक डिसरेस्पेक्ट शो करना हो गया वो. इसलिए बोल सकते हैं मिस्टर केसिंग राइट थे. इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, ये 2 पॉइंट याद रखेंगे आप. ठीक है. और इनका जो पनिशमेंट देने का तरीका था, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, तो 2 पॉइंट याद रखिए. काफ़ी क्रिएटिव पनिशमेंट है, और इससे उनको अपना गलती भी रियलाइज हो जाएगा और पनिशमेंट भी मिल जाएगा. ठीक है. अब एन फ्रैंक बोलती है, अ चैटर बॉक्स ये कैसा टॉपिक है, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट. इस पर क्या ही लिख सकते हैं. आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड. वो सोचती है कि इसके बारे में बाद में सोचेंगे क्या टॉपिक होगा. अब इस एक लाइन से उनका एक पर्सनैलिटी रिवील होता है कि वो काफ़ी केयर फ्री पर्सनैलिटी की थी. ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है. ठीक है, बाद में देखेंगे इसके बारे में. तो ये एक पॉइंट आप नोट कर लीजिए. आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, टग्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट. मैंने वो टॉपिक लिख लिया अपने कॉपी में, बैग में रख दिया फिर चुप रहने का कोशिश किया. That evening, after I had finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. फिर उस शाम को जब मैंने अपना सारा होमवर्क ख़त्म कर लिया तो मेरा नज़र पड़ा इस ऐसे वाले टॉपिक पे. तो मैंने इस सब्जेक्ट पे थोड़ा सोचना स्टार्ट कर दिया. while chewing the tip of my fountain pen, अपना पेन को चबाते हुए. Anyone would ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking. अब यहाँ पे देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग बात आपको पता चलता है. बोला जा रहा है ये जो टॉपिक है चैटर बॉक्स, इसके बारे में तो कुछ भी रैम्बल ऑन, मतलब बिना मतलब का आप बहुत लंबा लंबा लाइन लिख सकते हैं, और वर्ड्स के बीच में लंबा बिग स्पेसेस भी छोड़ सकते हैं ताकि आपका ऐसे बड़ा हो जाए. इस तरीके से ऐसे लिखना तो आसान है, लेकिन असली काम तो तब, ट्रिक तो यहाँ पे ये है कि आप इस ऐसे में कुछ ऐसे आर्गूमेंट्स डालें जो कि कन्विंसिंग हो, जिससे ये प्रूफ हो जाए कि बात करना काफ़ी ज़रूरी है. समझे, वो ऐसा लिखना चाहती थी. तो काफ़ी मतलब ह्यूमरस नेचर की थी वो, फिर हंसा देने वाला नेचर था उनका. आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया. क्योंकि आप ये सोचिए ये 13 साल की बच्ची लिख रही है, कोई मैच्योर आदमी नहीं लिख रहा है. समझे, 13 साल की बच्ची ऐसा सोच रही है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है ये सुनने में, पढ़ने में भी. लिखा है कि मैंने इस आइडिया के बारे में मैंने इस टॉपिक के बारे में सोचा और बहुत सोचा, फाइनली मुझे एक आइडिया मिला. आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर केसिंग हैड असाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाइड. मैंने 3 पेज का ऐसे लिखा. मैंने उस ऐसे में ये लिखा कि आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट ट्रेड. बोले कि बात करना एक स्टूडेंट का नेचर होता है, ये स्टूडेंट का एक गुण है. ठीक है. एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. और वो ये भी बोलती है कि मैं अपना बेस्ट करूँगी उसको कंट्रोल करने का, बात करने का जो हैबिट है इसको कंट्रोल करने का वो बहुत कोशिश करेंगी. ठीक है. बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट. लेकिन ये भी बात है कि मैं पूरी इस आदत से निजात नहीं पा पाऊंगी, पूरी खुद को क्योर नहीं कर पाऊंगी. क्यों? क्योंकि वो बोलती है मेरी माँ जो थी वो भी मेरे जितना ही बात करती थी, अगर मेरे से ज़्यादा नहीं तो मेरे जितना तो बात करती ही थी. एंड देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रैट्स. मतलब ये जो गुण है मुझे बात करने का, टॉकेटिवनेस का, ये मुझे माँ से मिला है. ये एक इनहेरिटेड ट्रैट्स है. ठीक है, माँ से मिला है. इसके बारे में आप साइंस में पढ़े ही होंगे या फिर पढ़ेंगे. इनहेरिटेड ट्रैट्स मतलब ऐसा गुण जो आपको पेरेंट्स से मिले. तो चूंकि ये गुण मुझे माँ से मिला है तो इसको हम क्योर तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम अपना बेस्ट देंगे कि हम इसको कंट्रोल में रख पाए. समझे, वो ऐसा करके वो ऐसे लिखती है. तो इससे काफ़ी ह्यूमरस टोन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हंसी आ जाता है किसी को भी, और टीचर भी काफ़ी एम्यूज हो जाते हैं. देखते हैं टीचर का क्या रिएक्शन है ये ऐसे पढ़ने का बाद.
मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गूमेंट्स। वो देख ऐसे पढ़ के काफ़ी हंस पड़ते हैं, ठीक है, जैसा कि हमें भी काफ़ी हंसी आया था। बट वेन आई प्रोसेस टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे। लेकिन मैं तब भी अपना बात करना बंद नहीं की और मैं नेक्स्ट लेसन में भी काफ़ी बात करने लगी, तो उन्होंने मुझे एक और ऐसे दे दिया लिखने को। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इस बार टॉपिक था ऐसे का ये, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल मतलब जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं, जिसको आप सुधार नहीं सकते, ये टॉपिक दे दिया उन्होंने। बोला कि तुम एक इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स हो, इसके ऊपर ऐसे लिखो। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर केसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। मैंने वो टॉपिक लिख के अपने बैग में रख लिया और मिस्टर केसिंग अगले 2 लेसन तक कुछ नहीं कहा। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड इनफ। थर्ड लेसन में उनका फिर दिमाग खराब हो गया, ये अब बात करना बंद ही नहीं कर रही थी एन फ्रैंक, ठीक है। थर्ड लेसन में उनका दिमाग खराब हो गया और वो बोलते हैं मिस्टर केसिंग बोलते हैं कि एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे इंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। बोला कि तुम अब इस टॉपिक पे ऐसे लिखो। तीसरा टॉपिक था उनका ऐसे का ये, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ये अब इनको टॉपिक दिए कि ये इस पे मतलब ऐसे लिखो। द क्लास रोड, ये सुन के पूरा क्लास हंस पड़ा, ठीक है। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसी आ गई ये सुन के। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। भले ही मैंने अपना पूरा इनजेन्युइटी यानी ओरिजिनलिटी, जो भी मेरा क्रिएटिव आर्गूमेंट था, थॉट्स था इस टॉपिक के ऊपर, वो तो मैं पहले ही के एसेज में लिख के दे चुकी हूँ। अब मेरे पास कुछ बचा नहीं इस टॉपिक के बारे में लिखने को। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स। ये अब समय आ चुका था कि कुछ और ही लिखा जाए ऐसे में, कुछ ऐसा ओरिजिनल लिखा जाए। माई फ्रेंड सैन who is good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in verse and I jumped for joy। फिर एन फ्रैंक की एक दोस्त थी जिनका नाम था सैन, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये सैन का खास बात था कि ये पोइट्री में काफ़ी अच्छी थी, तो उसने मुझे ऑफर किया कि वो मुझे पूरा ऐसे को फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, उस पूरा ऐसे को वर्ड्स में लिखने में हेल्प करेगी। वर्ड्स यानी पोएम के तरीके में लिखने में हेल्प करेगी, ठीक है। और ये सुन के एन फ्रैंक काफ़ी खुश हो जाती है। Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke was on him। अब देखिए एक बच्चे का सोच, वो बोलती है कि ये टीचर मुझे मेरा मजाक उड़ाना चाहते हैं पूरे क्लास में, मुझे ह्यूमिलेट करना चाहते हैं ये बकवास टॉपिक देकर लिखने के लिए, लेकिन मैं इस बार ऐसे लिखूंगी कि ये अब जोक उनके ऊपर बन जाएगा। वो ऐसा सोचती है, बदल लेने का सोचती है वो। आई फिनिश द पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। मैंने पूरा ऐसे को पोएम के रूप में लिख दिया और काफ़ी अच्छा वो ऐसे बना था। वो ऐसे था, इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वॉन, समझे, विथ 3 बेबी डकलिंग्स। इनके 3 बच्चे थे, हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर। इस तीनों बच्चों को इस पिता ने मार दिया, तीनों बच्चों को। क्यों? क्योंकि दे क्वैक टू मच। ये तीनों बच्चे काफ़ी क्वैक करते थे, इसलिए उनके पिताजी ने मार दिया उन्हें। ये ऐसे उन्होंने लिखा था। तो क्या यहाँ पे किसका गलती है, बच्चों का गलती है कि पिता का गलती है? तो जाहिर सा बात है आप बोलेंगे पिता का गलती है। तो वो इनडायरेक्टली वो बोल रही है ये पिता कौन है? मिस्टर केसिंग, यानी ये टीचर है, क्योंकि ये बात करने से रोक रहे हैं, हमें मार रहे हैं बात करने से, इसलिए गलती इनका है। तो इनडायरेक्टली वो ये मैसेज देना चाह रही थी ये ऐसे से। तो ये ऐसे ये टीचर पढ़ते हैं मिस्टर केसिंग, और लकीली वो इस ऐसे को टुक द जोक द राइट वे, सही तरीके से समझते हैं। अगर वो इस ऐसे को गलत तरीके से नेगेटिव वे में ले लेते तो हो सकता था एक हार्श डिसिप्लिनरी एक्शन एन फ्रैंक के खिलाफ वो ले लेते, लेकिन लकीली अच्छा हुआ कि इनको मतलब ये जोक को जोक की तरह ही वो लिए, ठीक है। ही रेड द पोएम टू द क्लास। वो इस ऐसे पढ़ के काफ़ी खुश हो गए और ये पोएम को पूरा क्लास को पढ़ के सुनाए, एडिंग हिज ओन कमेंट, अपना कमेंट्स भी ऐड किए, एंड टू सेवरल अदर क्लासेस। और सिर्फ उसी क्लास को नहीं, बाकी दूसरे क्लासेस को भी वो इस पोएम को पढ़ के सुनाए। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइन्ड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। और तब से मुझे क्लास में बात करने का मंजूरी दे दिया गया और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क भी नहीं दिया जाता था जब मैं बात करती थी। तो ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके ठीक ऑपोजिट ये था कि मिस्टर केसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज। अंतर ये आ गया इनके बिहेवियर में, इनके नेचर में। अब ये उतना स्ट्रिक्ट नहीं रहते थे और ये खुद ही अब आजकल मजाक करने लगे थे, काफ़ी खुश मिजाज हो गए थे ये, समझे। योर्स एनी। तो ये पूरा एक्सर्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ये पूरा डायरी से छोटा सा पार्ट उठा के दिया हुआ है विथ स्लाइट एडेप्टेशन, थोड़ा मोड़ा चेंजेस है, बाकी ये डायरी का कंटेंट है। तो इस तरीके से ये पूरा स्टोरी एंड हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको ये स्टोरी काफ़ी पसंद आया होगा, और जो हम साइड में लिख रखे हैं ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपको क्या मिलेगा? 2 चीज़ मिलेगा। पहला तो ये पूरा PDF जो भी हम अंडरलाइन कर रखे हैं, जो भी लिख रखे हैं, ये पूरा PDF डाउनलोड करने के लिए मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। अब वहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
नहीं तो आप चाहे तो खुद भी अंडरलाइन करके लिख भी सकते हैं, ठीक है। ये पहला चीज़ मिल जाएगा PDF। और दूसरा चीज़ मिलेगा इस चैप्टर का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स है चैप्टर का आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा। आपको करना क्या है, सिंपली गूगल में सर्च कर दीजिए कि फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बाय CBSE गाइडेंस, ये लिख के सर्च कर दीजिएगा। लास्ट में बाय CBSE गाइडेंस जरूर लिखिएगा तो आपको पहले नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से जाके जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिए हैं, ऐसा नहीं कि आपको बाय हार्ट उसको याद करना है, आप उसको सिर्फ पढ़ के समझ लीजिए। आंसर आपको अपने तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। याद करने की कोशिश मत कीजिए क्योंकि उतना क्वेश्चन आप याद नहीं कर पाएंगे। अब क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से बनेगा जैसे कि बोलेंगे कि मान लीजिए कि ये जो मिस्टर केसिंग थे इनका फेयरवेल हो रहा है, तो फेयरवेल स्पीच देने के लिए मान लीजिए ये एन फ्रैंक को बुलाया गया स्टेज पे, तो ये इनके बारे में क्या कहेंगी, तो एक फेयरवेल स्पीच लिखने के लिए आपको बोला जाएगा कि इमेजिन कीजिए कि आप ही एन फ्रैंक है और क्या आप फेयरवेल स्पीच देते वो लिख के दिखाइए। ऐसा क्वेश्चन आता है। या फिर हो सकता है कि दो फ्रेंड हैं, एन फ्रैंक और दूसरा फ्रेंड, ये दोनों फ्रेंड आपस में क्या बात करते हैं ये टॉपिक को लेके, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है, समझे। तो ये सारा क्वेश्चन वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिए, उसके ऊपर पढ़ के आइडिया ले लीजिए कि कैसे लिखना पड़ता है, उतना ही काफ़ी होगा। बाकी आप अपने मन से आंसर लिखिए, वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। चलिए, तो वीडियो अच्छा लगा तो 3 काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। चैनल पे और भी वीडियोस आप उनको देखिए, आपको उनसे भी काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।